वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आरिफ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के। इस वाली में बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके 30 से 31 होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए और मेरे साथ लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आइए चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। आप पहले में ये पता होना चाहिए अणुसंघ गुणधर्म कितने होते हैं। तो बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में कितने होते हैं, बताइए। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अणुसंघ गुण कौन कौन से होते हैं। कौन से बच्चा, अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण या गुण धर्म। चलिए देखते हैं। एक आपका होता है परासरण दाब। क्या होता है बच्चों, परासरण दाब। क्या होता है बच्चों, परासरण दाब। किससे प्रदर्शित करते हैं, कभी पी से भी करते हैं और पाई से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद दूसरा होगा आपका वाष्प दाब, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। आपका तीसरा होता है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और आपका चौथा होगा आपका क्वथनांक उन्नयन। ये आपके 4 अणुसंख्य गुण हैं। अब आपको इसमें से बेहतरीन क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपका 2024 में भी आए और बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या पूछेगा, बताइए अणुसंख्य गुण कितने होते हैं। हम बताएंगे 4। कौन कौन से होते हैं, आपका परासरण दाब होता है, वाष्प दाब होता है, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन। अच्छा ये तो होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है। जैसा कि आपको पता है वाष्प दाब अवनमन हमारा है, होता है, हिमांक अवनमन भी होता है, परासरण दाब भी होता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ये आपका परासरण दाब, ये लिखा है परासरण, दिया लिखा है पृष्ठ तनाव, ये आपका अणुसंख्य गुण नहीं है। ओके, याद रखना है कि 4 होते हैं। एक क्वेश्चन अभी इस तरह भी आया था कि बताओ इनमें से कौन सा परासरण दाब है। इसमें कहा गया नहीं है, एक आया था इनमें से कौन सा परासरण दाब है। तो आप समझ जाइए कि ये 4 आपको याद करने हैं, इनमें से कोई अलग आएगा वो नहीं होगा। सिंपल बात है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 20 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। इसमें विलय की मात्रा पूछ रहा है आपका। क्या पूछ रहा है, विलय की मात्रा। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र याद होना चाहिए कि कितने बच्चों को द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र याद है। आपका होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बेटा विलय। क्या होता है बच्चों, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। किसका बच्चों, विलयन का द्रव्यमान। याद रखिए सभी लोग। और इंटू कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए अपना। ये वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप लोग उसको याद भी कर लीजिए। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है बच्चों। अब आप क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मान दिया गया हमें लोगों को 10। कितना दिया बच्चों, 10% दिया ना, परसेंट में होता है, 10 लिख दिया। फिर भी कह रहा है मान लें ग्लूकोज के 20 ग्राम विलयन, तो विलयन का भी मान दिया गया, मतलब विलयन का द्रव्यमान दे दिया गया। कितना है बच्चों, बताइए कितना है, ये कितना दिया गया है। अच्छा 200 ग्राम दिया गया होगा यहाँ पे। कितना होगा, 200 ग्राम आपका दिया गया है, 200 ग्राम। हमें क्या निकालना है, विलय का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो हम लोग यहां लगा देते हैं विलय का, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और इंटू कितना लिख देंगे, 100। अब बताओ 1 2 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, इसका 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 ग्राम आ जाएगा। देखो ना, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दें,
इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 दूनी 20, 20 आ गया ना आपका। और ये क्या निकला, विलय का द्रव्यमान या विलय की मात्रा आ गई आपकी। तो कितना आंसर आ गया इसका, विलय का द्रव्यमान या विलय की मात्रा, ये आ गया आपका 20। कितना आ गया, 20 ग्राम। इसमें देखो 20 ग्राम कौन सा है आपका, ये वाला आपका करेक्ट आंसर तीसरा। तो आप याद रखें, विलयन क्या लिखा है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इनटू कितना है 100। कुछ नहीं करना है, द्रव्यमान प्रतिशत का मान 10 था, रख दिया इसके बाद, और हमें इसका मान निकालना है। और ये विलयन का मान कितना दिया था, विलयन का द्रव्यमान दिया था 200, कितना 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है, और 10 का इसमें गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा 2 दूनी 20। ओके, 20 ग्राम आ गया, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया गया है k बराबर 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5। ये क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि बताओ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो लिखा है ये मात्रक है किसी कोटि का। आपको पता होगा, अगर ये मात्रक पता होगा आपका कौन सी कोटि का मात्रक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बताता हूं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। याद रखना बेटा इसको, और ये क्वेश्चन का फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते जाइए इसको और कॉपी में लिखते जाइए मेरे साथ। कुछ बच्चे होते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे ही देखेंगे, देखना नहीं है बेटा, लिखना भी है आपको। अगर आप लिख लेंगे आपकी नोटबुक में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा बच्चे बताइए, क्या होगा, अगर आपके पास रहेगा जब चाहो तब आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। मैं आपको इसे बताऊं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, ये इसमें पूछ रहा है विक्रिय कोटि कौन सी है। आप केवल इसे ही पकड़ ले आइए, एल मोल इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स, ये पूछा गया है, ये मान दिया गया है आपका। और अगर आपको ये पता है ना कौन सी कोटि अभिक्रिया का मात्रक है आंसर, तो सबसे पहले बताइए शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसका बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक। क्या निकालना है, शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक होता है मोल। जिन बच्चों को याद है बताइए, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होता है आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये बहुविकल्पी बहुत ज्यादा आता है, इसी से आप याद कर लीजिए। प्रथम कोटि का भी याद कर लो। प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया का मात्रक होता है वो होता है आपका समय इनवर्स कह दो, सेकंड इनवर्स कह दो, समय इनवर्स हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया, ये आ जाए आपका एस इनवर्स। क्या आ जाए, एस इनवर्स। तो ये भी आपका कौन सा होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक होगा। मगर हमसे पूछा गया है ये, अब ये वाला जो होता है आपका, ये होता है आपका द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक। किसका होता है बच्चों, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक। तो आप समझ जाएंगे, तो क्वेश्चन उसका आंसर कौन सा होगा तीसरे का, ये वाला होगा आपका तीसरा पॉइंट होगा। कौन सा बेटा, तीसरा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक होगा ये। देखो भाई, शून्य का होता है ये, प्रथम का होता है सेकंड इनवर्स या समय इनवर्स, जो भी चाहो आप मिनट इनवर्स भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक। ओके बच्चों, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये ऐसी अभिक्रिया लिख के देगा, ये अभिक्रिया लिख के देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। आपको याद रखना है, इसे तो लिख के जाइए कि ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 2023 में भी आया और 2022 में भी आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 24 में आने की बहुत ही बड़ी संभावना है इसकी। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षार जो आरएनए में नहीं है। अच्छा इसमें क्षार पूछा गया है जो आरएनए में नहीं होता। तो पहले हम देखो आरएनए, बताइए बेटा आरएनए की फुल फॉर्म किसी को याद है, आरएनए। तो ये आरएनए हो गया आपका। इसमें पूछ रहा है कौन कौन से क्षारक होते हैं या नहीं होते हैं। अच्छा क्या पूछा गया, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता। सबसे पहले पता करें कौन कौन से होते हैं। आपका होता है एडेनिन, और एक होता है ग्वानिन, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और होता है साइटोसिन, साइटोसिन, और आपका आरएनए में होता है यूरेसिल।
कौन कौन सा बता, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या होगा, यूरेसिल। हमसे पूछो कौन सा क्या क्या है कि चारक जो आरएनए में नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो इनमें देखो ये वाले तो होते हैं हमारे, अब इनमें से देख लो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों। देखो एडेनिन है हमारे पास, ग्वानिन भी है हमारे पास और यूरेसिल भी है हमारे पास। कौन सा नहीं है, थायमिन नहीं है। कौन सा नहीं बच्चों, थायमिन। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर होगा आपका तीसरा, थायमिन। अच्छा तो थायमिन होता किसमें, वो आपका होता है डीएनए में। इसमें होता है बच्चों, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें कौन सा होता है, थायमिन होता है। अच्छा थायमिन तो होता है, एक बार और सुन लीजिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। यूरेसिल केवल आरएनए में होता है और डीएनए में होता है थायमिन। ओके, ध्यान रखिए बेटा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको लिख लीजिए कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है आपका आरएनए में और आपका डीएनए में होता है थायमिन। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थायमिन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखना है बेटा आपको, ये एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, यूरेसिल भी होगा और साइटोसिन भी होगा, मगर इसमें कौन सा गुजरा है, इसमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है, थायमिन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन आपका दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन है, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपका लिखा है बेंजोइक अम्ल, किसका सूत्र है, पहला वाला, मैं यहां पे लिख देता हूं, पहला वाला किसका है बच्चों, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल याद है ना किसी को, याद है तो हाँ लिख के क्रम में याद है, बेंजोइक अम्ल पहला हो गया। ठीक है, आपका दूसरा फॉर्मूला किसका है बताइए, C6H5CH3, ये आपका हो जाएगा टोल्यून का, याद है सर, ठीक है, टोल्यून का। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट बताओ ये टोल्यून का है नहीं, बताइए इनमें से। अच्छा अगला वाला बताओ, C6H5 किसका फॉर्मूला है, C6H5CHO, ये किसका है, बेंजल्डिहाइड का। किसका है बच्चों, बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और अगला कौन सा है आपका, फार्मिक अम्ल का। अच्छा चींटी के जो डंक में जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। और देखिए इसमें बताइए, सारे लिखिए हमने। अब इसमें से हमसे ये पूछ रहा है, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जो भी एल्डिहाइड होगा वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। एक बार याद रखिए, जो भी एल्डिहाइड होते हैं, कौन से बेटा, एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए आपका फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और आपका बेंजल्डिहाइड, ये जितने भी आपके एल्डिहाइड हैं ये सारे के सारे आपकी कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, कौन सी, कैनिजारो अभिक्रिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैनिजारो अभिक्रिया बता कौन दृश्य करते हैं, हम समझ गए एल्डिहाइड करेंगे। एल्डिहाइड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है, वो सारे लोग या सारे पदार्थ या सारे यौगिक आपकी कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए इसी में, जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हम इसकी क्रिया NaOH से करा दें, किससे करा दें बेटा, NaOH से करा दो, तो आपका ये बन जाएगा मैथिल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, मैथिल अल्कोहल, और सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई। अब एक बार बताइए, ये जो अभिक्रिया लिखी है इसी को हम लोग कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। आप देखिए इसमें एल्डिहाइड लिया है हमने और एल्डिहाइड, अब एक क्वेश्चन आएगा, बताइए कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये एल्डिहाइड होता है, मगर हमें ये बताना है कैनिजारो अभिक्रिया तो क्या बनता है, तो हम बताएंगे एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, एल्कोहल बनते हैं। आइए हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगले, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। आइए पहले एमीन के बारे में सुनते हैं थोड़ा सा कुछ। एमीन क्या बच्चों, एमीन। अच्छा बताओ बेटा एमीन कितने प्रकार की होती है आपकी, एमीन आपकी होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की एमीन होती है। कौन कौन सी होती है आपकी, एक प्राथमिक होगी और आपकी द्वितीयक होगी और आपकी कौन सी होगी, तृतीयक। और मैंने आपको ये बताया हुआ जिसमें NH2 आए, NH2 आएगा तो कौन सी होगी, प्राथमिक होगी, NH आएगा तो कौन सी होगी, द्वितीयक, और केवल N आएगा तो
तृतीयक। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, एमीन जो होती है उसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय? कैसा होता है बच्चों? क्षारीय। एक चीज ध्यान रखिए, एमीन आपकी तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। जिसमें NH2 आए वो प्राथमिक, जिसमें NH आए वो द्वितीय, जिसमें N आए केवल वो कौन सी होगी? तृतीयक एमीन हो गई। और एमीनों का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कौन सा होता है? क्षारीय। एक चीज और बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन दिया है। अच्छा, एमीन द्वारा कौन सी अभिक्रिया होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? अब हमें बताना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया केवल आपकी प्राथमिक एमीन देती है। कौन सी देती है बच्चों? प्राथमिक एमीन। अच्छा, प्राथमिक एमीन को कैसे पहचानेंगे? जिसमें आपका NH2 लगा होगा वो सारी की सारी कौन सी होंगी? आपकी प्राथमिक एमीन होंगी। तो एक बार बताइए, जैसे आपका मेथिल एमीन ये भी प्राथमिक है, आपकी एथिल एमीन हो जाए C2H5NH2 ये भी आपकी कौन सी होगी? प्राथमिक एमीन होगी। और एक आ जाए आपका C6H5NH2 मतलब एनिलीन, ये सारी की सारी आपकी कौन सी है? प्राथमिक एमीन है। ये सारी अभिक्रियाएं कौन सी देंगी? कार्बाइल एमीन अभिक्रियाएं देंगी। तो आप बताइए, इसमें NH2 है, ये NH है इसमें केवल, तो ये कौन सी होगी? तृतीयक होगी। मैंने बताया ना, जिसमें N काली आएगा तो वो तृतीयक होगी, NH आएगा तो द्वितीयक, NH2 आएगा तो तृतीयक। और जितनी प्राथमिक एमीन होती है वो सारी की सारी कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देती हैं। तो पहचानो बेटा, इसमें से कौन सा सही है? बताइए। ये भी नहीं होगा तो उसमें NH है, ये भी नहीं होगा इनमें NH है, ये नहीं होगा, आपका NH2 है इसमें, तो ये आपका पहला वाला आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, एमीन तीन प्रकार की होंगी। आपकी कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देता है, कौन देता है? प्राथमिक एमीन देते हैं। जिसमें आपके NH2 होंगे ना बच्चों, वो प्राथमिक एमीन देंगे। एक क्वेश्चन और याद रखिए कि कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में क्या बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में क्या बनते हैं? तो लिख देंगे आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? आइसोसाइनाइड बनते हैं। इस वाले को भी याद रखें, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड बनते हैं। ओके, ये याद रखिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा प्रबल अपचायक है? कौन सा प्रबल अपचायक है? तो आप जानते होंगे, आपने विद्युत रसायन शरीर में पढ़ी होगी, हाइड्रोजन से जो ऊपर आते हैं वो सारे के सारे प्रबल अपचायक होते हैं। और सबसे ऊपर आता है आप उसमें जिंक आता है। कौन सा आता है बच्चों? जिंक। ओके, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? जिंक। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका भी पहला है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? हम लोग सभी लोग जानते हैं, आपके जो चिप्स होते हैं, आलू की जो चिप्स आती हैं और भी कुरकुरे आते हैं, उन सब में जो गैस होती है वो कौन सी होती है बच्चों? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में तिक्र घनता, पढ़ा है बच्चों? बिल्कुल। ऐसे ही कभी भी आप कोई चिप्स ना खाएं या कोई भी सामग्री इसमें गैस ना हो उसे आप ले नहीं। ध्यान रखना, जिसमें गैस होगी, गैस भरी होगी उसे ही लेना। लोग समझते हैं कि गैस अगर उसमें नहीं है तो मतलब वो कम है, ऐसा कुछ नहीं, गैस उसमें होती है, फिर भी बेहतरीन है, वो खाने की योग्य है। तो आप याद रखें, जिसमें गैस भरी हो आप वही खाएं, कोई चिप्स हो या कुरकुरे हो, कुछ भी। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र है। आपको याद होगा कि सल्फर एक ऐसा आपका तत्व है जो सबसे ज्यादा समस्थानिक को प्रदर्शित करता है या जिसके सबसे ज्यादा समरूप होते हैं। ओके, इसमें आपका होगा, सबसे ज्यादा देख लो कौन सा है आपका, ये हो जाएगा आपका S8। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा इसमें? ये वाला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ही पहचान ले बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन बता दिए। एमीन तीन प्रकार की होती है, क्षारीय, द्वितीय, कौन सी? और एक चीज और, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कौन क्या बनता है उसमें? आइसोसाइनाइड बनते हैं। और जितने भी आपके प्राथमिक एमीन होते हैं वो सारे के सारे एमीन कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, जिसमें NH2 होगा वो सारे के सारे क्या देंगे? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देंगे। आइए कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो पूछा गया है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, कैसे? देखो, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका विद्युत अपघटन कराने पर वो आयनों में नहीं टूटता। इसे याद रखिए, जिसका विद्युत अपघटन कराएंगे अगर आयनों में टूटता है
तो विद्युत अपघट पदार्थ है। जो आयनों में नहीं टूटता तो विद्युत अपघट पदार्थ नहीं है। जैसे आपका लिखा है वैद्युत अपघट्य, आयनों में टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य। जैसे आपका NaCl है, NaCl होता है आपका, और ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है और आपका नाइट्रिक अम्ल है। ये सारे ऐसे तत्व हैं आपके, ऐसे यौगिक हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, विद्युत अपघट्य होंगे। इनका विद्युत अपघट्य हो जाता है, NaCl का हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ये अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे। ओके, मगर आपका यूरिया है, कौन सा बच्चों, यूरिया, एक आपका यूरिया हो गया, और भी बताया कमेंट सेक्शन में, और कौन सा होता है, यूरिया हो गया, और बताइए ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, और बताइए, और आपका हो जाता है चीनी, मल, चीनी। ये आपके ऐसे हैं जो इनका विद्युत अपघटन नहीं होता है। आपने देखा आपके पास केवल यूरिया था, NH2 CONH2, ये आपका यूरिया का सूत्र है, NH2 CONH2। ग्लूकोज का आप लोग बताइए C6H12O6, चीनी का आपको पता है C12H22O11। ये सारे जितने भी सूत्र लिखे हैं इनका विद्युत अपघटन नहीं होता। आपका इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूरिया हो, ग्लूकोज हो, चीनी हो, इनका विद्युत अपघटन नहीं होता। अच्छा, ये पानी में घुल तो जाते हैं मगर ये अपने आयनों में नहीं टूटते। ओके बच्चों, इसे ध्यान रखिए आप लोग। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस तरह से पूछा गया, आप इन्हें भी याद करिए कि यूरिया, ग्लूकोज और कौन सा है, चीनी, ये विद्युत अपघट पदार्थ ही नहीं है। ओके, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बच्चों, विशिष्ट चालकता की इकाई है। बताइए विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। चलो देखते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता की परिभाषा याद है किसी बच्चे को, बताइए। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बिल्कुल सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, कैप्पा बराबर 1/ρ। याद रखो बेटा, क्या बताया, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, कैप्पा बराबर 1/ρ। इसका जो मात्रा पूछा गया है, इकाई क्या होती है, इकाई सेमी इनवर्स, और क्या होती है, ओम इनवर्स। क्या होती है, सेमी इनवर्स और ओम इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा तीसरा। अच्छा, एक और बताइए, मोलर चालकता की इकाई पूछी जाती है बहुत ज्यादा। मोलर चालकता, मोलर चालकता जिसको हम ले पढ़ते हैं लैम्डा एम, क्या होता है, सूत्र भी याद कर लेते हैं। लैम्डा एम बराबर कैप्पा इंटू 100, क्या 1000 अपॉन कितना, सांद्रता। ठीक है भाई, ये आपका मोलर चालकता का सूत्र हो गया। और इसका जो मात्रक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो क्या होता है, मोल इनवर्स, सॉरी पहले ओम लिख देते हैं, चलो, ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, और आपका होता है मोल इनवर्स। ये आपका हो गया विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो क्या होता है, सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स, और आपका मोलर चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स। ये दोनों मात्रक आप लोग याद कर लीजिए और नोटबुक पे लिख लीजिए, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसका ये मात्रक हो गया। और मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बेटा, ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 2000 ये आपका 23 में भी आ चुका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेनरी के नियम के की अनुपालन के लिए आवश्यक है। तो आपको मैं बताऊं, हेनरी का नियम जो होता है इसके लिए दाब होता है स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर ये होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, अगर हेनरी के नियम के लिए ताप अधिक कर दिया जाए तब भी ये नियम पालन नहीं करेगा, अगर ताप को कम कर दिया जाए तब भी उस नियम का पालन नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, ताप को हम लोग स्थिर रखना पड़ता है, मतलब 10 है तो सबके लिए 10 ही 10 होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर, तो आपका क्या है पहला ऑप्शन, बहुत अधिक दाब होना चाहिए, ताप बहुत अधिक कम होना चाहिए, नहीं, इसमें ये लिख दीजिए आपका तीसरा ऑप्शन है आपका, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। विलय विलायक आप जानते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलय।
तो यही आपका तीसरा आंसर हो गया, यही आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बताइए, अगला क्वेश्चन है आपका 180 ग्राम जल में जल की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, किसी बच्चों को याद हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे याद है सर। मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर होता है आपका, बताइए, मात्रा बट्टे अणुभार। विलय की मात्रा और विलय का अणुभार लिख देते हैं। विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, शांत हो जाइए सही बच्चे, विलय की मात्रा बट्टे विलय का अणुभार, विलय की मात्रा बट्टे विलय का अणुभार। चलिए ये लिख दिया हमने। आप बताइए विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, 180 ग्राम का है ना इसमें, तो ये आ गया आपको 180 ग्राम। जल का अणुभार निकालने आता नहीं है तो मैं अपनी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि जल का अणुभार किस तरह निकालते हैं, जितने भी अणुभार हैं, जितने कंपाउंड हैं, उनके अणुभार किस तरह निकाले जाते हैं, हम लोग उस पर भी कुछ समय पर चर्चा करेंगे। ओके, विलय का अणुभार कितना होगा आपका 18, इसका डिवाइड दे दो आप लोग, 18 एकम 18, आपका आंसर आ गया इसमें 10। कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया, यही आपका हो गया करेक्ट आंसर 10। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शून्य कोटि अभिक्रिया का इनमें से कौन सा उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में कराया ही था, जब क्वेश्चन आया था शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक पता होना चाहिए, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण पता होना चाहिए। देखो एक बात सुन लीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, लीजिए लिखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करती। क्या बताया गया, वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसे मैंने कहा प्रथम घात के समानुपाती होंगी तो प्रथम कोटि, द्वितीय घात के समानुपाती होंगी तो द्वितीय कोटि, और तृतीय घात के समानुपाती होंगी तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी पढ़ना है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कीजिए, अभी मेरे साथ पढ़ के ही जाइए, याद करके जाइए। शून्य कोटि अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक, मात्रा क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई, कैसे भी पूछ सकता है, मात्रक पूछ ले, वेग स्थिरांक पूछ ले, वेग स्थिरांक की इकाई पूछ ले, वेग स्थिरांक की इकाई, ये सारे के सारे बात एक ही है। तो आप लोग बताइए शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई पूछे या मात्रक पूछे, वो आपका क्या होता है, मैंने बताया था अभी मोल, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ये होता है आपके लिए शून्य कोटि के लिए। प्रथम का क्या होता है बच्चों, प्रथम का बताया था मैंने, सेकंड इनवर्स बता दो, या फिर समय इनवर्स बता दो, या आपका मिनट इनवर्स बता दो, मिनट इनवर्स। और एक बार ऐसे भी आ जाएगा कि एस इनवर्स। ये सारे के सारे आपके क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के मात्रक है। सेकंड इनवर्स, आपका समय इनवर्स, मिनट इनवर्स या एस इनवर्स, ये सारे के सारे आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के मात्रक है। वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ओके, इनके मात्रक हो गए। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का इनमें से उदाहरण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, उदाहरण। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण बताना है आपको। मैंने आपको सिंपल बताया था कि आप इस वाले उदाहरण को तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसको रट लीजिए आप लोग कि ये कुछ आए या ना आए, ये वाला उदाहरण हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का ही हमारे टॉप अकेडमी के आरिफ सर ने बताया था। ओके बच्चों, याद रखो इस चीज को। ये कौन सा है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, आपका तीसरा आंसर हो गया। अच्छा यही बात खत्म हो गई क्या, नहीं, हम लोग ये पढ़ेंगे कौन कौन सी कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण है। जैसे मैंने बताया ये वाला आपका तीसरा वाला शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा है, शून्य कोटि का। ऐसी आपका ये दिया है ना ये वाला, चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसे, फिर बताते हैं। चलिए देखिए
ये जो आपका पहला वाला जो उदाहरण है, पहला देख रहे हैं ना सही बच्चों, आप लोग गौर से देखिए। अगर मैंने तो ये बता दिया आपके पेपर में ये आ गया, मान लो आपके पेपर में ये आ गया, मान लो आपके पेपर में ये आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपका पहला वाला ये है, ये आपका तृतीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन से का है? तृतीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए, और ये वाला किसका है? आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। अच्छा, चौथा वाला आप किसका है? ये आपका होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है, आसान। आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, जैसे आपकी लिखी है, ये आपकी एक अभिक्रिया लिखी है, मैंने इसके ऊपर लिख दिया तीर पर मान लीजिए SL, मतलब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। मान लो शून्य कोटि अभिक्रिया कोई भी होगी, उसके तीर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो आप पहचान लेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया है। पहचान लेंगे बच्चों आप लोग? बताइए। तो बिल्कुल ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर नहीं लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले में आपका नहीं लिखा है, मगर मैंने आपको क्या बताया है? मैंने बताया कि H2 + Cl2 2HCl होता है। मगर ये कैसे भी हो, इसके ऊपर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, तब भी ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ओके बच्चों, आइए आगे देखते हैं। ये तो आपने बताया कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, मैंने ये बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, और ये वाली आपकी होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहचानेंगे कैसे? आइए देखते हैं। जैसे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें क्या करना है? आपके पास वाटर हो, आपके पास जल होना चाहिए। आप जल जब भी किसी से क्रिया करेगा, कौन बेटा? जल, H2O जब भी आपकी किसी अभिक्रिया में आएगा, आप याद रखिए, आरिफ सर ने बताया था, वो टॉप अकेडमी में पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को पहचानने का आसान तरीका, अगर अभिक्रिया में जल मिल जाए, अगर अभिकारक की ओर जल मिल जाए, तो कौन सी कोटि अभिक्रिया होती है बच्चों? वो होती है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आइए कौन सा रह गया? अच्छा, ये और रह गया है, ये आपकी होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। किसकी होगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। आइए साफ लिख देते हैं इसको, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। आपने सारी अभिक्रिया मैंने बता दी बेटा, केवल क्वेश्चन में पूछा गया था ये शून्य कोटि बताइए, मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा बताई आपको, और जितने ऑप्शन थे उनके बारे में बताया कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। एक बात तो सुनिए, आपके पास लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया पहचानना है, तो आप यह रखिए कि जहां पर जल मिल जाए, क्या मिल जाए? जल, H2 किसी अभिक्रिया मिल जाता है, वो अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका। इसके बाद हम एक पार्ट 2 और लेकर आएंगे, जिसमें अब इसमें हमने 15 क्वेश्चन पढ़ा दिए, अगले 15 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में आएंगे, वो भी आपका बराबर ही बेहतरीन क्लास होगी। उसमें हमारे पूरे केमिस्ट्री के बेहतरीन, मैंने जो बताया एक्स्ट्रा जो बताता है राउंड में, ये वही विकल्प हैं जो आएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, बेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या करता है? आपका बेग स्थिरांक है क्या बच्चों? बेग स्थिरांक, बेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? सिंपल बात है, किसी का ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए कि बेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। एक पूछता है कि बेग स्थिरांक अभिकारक के मध्य की सांद्रता जो होती है शून्य होती है, वो कौन सी कोटि होती है? शून्य कोटि की होगी। सिंपल बात है ना बच्चों, याद रखना है इसको भी अच्छी तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मेलिन, फार्मेलिन जलीय विलयन है, बिल्कुल सिंपल है, मेरे बच्चे जानते होंगे, मैंने उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है कि फार्मल्डिहाइड जो होता है, क्या होता है बच्चों? फार्मल्डिहाइड। आइए लिखते हैं थोड़ा सा, फार्मल्डिहाइड, ये आपका हो गया फार्मल्डिहाइड, इसका सूत्र होता है आपका HCHO। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि फार्मल्डिहाइड का ये सूत्र लिखा है मैंने HCHO, आप बताइए कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है? कौन सा क्रियात्मक समूह है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, जल्दी बताइए। चलिए अब तक मांगा बढ़ते हैं, फार्मेलिन जलीय विलयन बताइए। तो जलीय विलयन क्या होता है? इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है आपका? फार्मिक अम्ल का सूत्र है। फार्मिक अम्ल के बारे में आप क्या बताए कि ये जो चींटी का डंक होता है, बिच्छू का डंक होता है, उसमें पाया जाता है। और फार्मल्डिहाइड जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं, फार्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। और आपका ये क्या है? एसिटिक अम्ल। सबसे पहले जानते हैं क्रिया समूह कौन सा होता है? इसमें आपका क्रियात्मक समूह होता है आपका एल्डिहाइड। कौन सा होता है बच्चों? बताइए कौन सा होता है? एल्डिहाइड। इसमें आपका एल्डिहाइड होगा क्रियात्मक समूह। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा?
मेथेनल क्या होता है बच्चों? मेथेनल होता है इसका आईयूपीएसी नेम। और मैं बताऊं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपका फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन, कितना बच्चों? 40% विलयन फॉर्मल्डिहाइड का, 40% विलयन फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेलिन कहलाता है। सबसे बेहतरीन बात पता चल गई हमें कि 15 आपका क्या हो गया? फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन कहलाता है। तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन आरएक्सन ने बताया फॉर्मेलिन कहलाता है। इस बात को आप लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे, आप भूल नहीं जाना बच्चों। ओके, फॉर्मेलिन कहलाता है। आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल। सभी बच्चे जानते होंगे इसको हम लोग सिरका के रूप में प्रयोग करते हैं, इससे सिरका के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इसका एक न्यू नेम और आ गया है, क्या नाम है इसका बच्चों? एक न्यू नेम, एक तो हो गया आपका सिरका के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका न्यू नेम भी लिख देते हैं विनेगर। क्या नाम है इसका? न्यू नेम आया है विनेगर। ये आपका नया नया नाम है, इसे भी याद रखिए। विनेगर इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल को, इसका सरियों में प्रयोग करते हैं, सिरका के रूप में अचार अचार बनाते हैं ना, उसी में करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का मैंने सिंपल बता दिया आपको, फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? मेथेनल। क्रियात्मक समूह होता है आपका एल्डिहाइड। ये सारे, और 40% विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है बच्चों? फॉर्मेलिन। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसी के बारे में, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। एक चीज याद रखिए, ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए, जैसे आपके पास ये आ जाए, पूछे कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसे भी मिटा देते हैं, बेस तरह का बनाने पर बढ़ता है। तो इसमें हम लिख देते हैं क्रियात्मक समूह। इसको आप नोट कर लीजिए, जिन बच्चों के लिखे हैं वो नोट, नहीं लिखे हैं जिनके नहीं लिखे हैं वो नोट कर ले। ये आपका जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा होता है बच्चों? एल्डिहाइड। इसके बाद ये वाला जो क्रियात्मक समूह होगा आपका, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक। इसके बाद एक इस तरह होगा, ऐसे लिख दो या फिर इस तरह लिख दो। ये आपका कौन सा होता है बच्चे बताओ? ये होता है आपका कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन। इसके बाद एक और जो बेहतरीन है उसका नाम ये आपका, ये किसका होता है? ये सभी लोग बच्चे जानते होंगे, ये होता है आपका एल्कोहलिक। एल्कोहलिक। तो आप देख रहे होंगे हमने इस क्लास में बहुत ही अच्छे बहुविकल्पी क्वेश्चनों को पढ़ा। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े, और भी बेहतरीन तरीके के 15 क्वेश्चन और हम इस वीडियो में आपको आगे कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोग हमसे जुड़िए। टॉप एकेडमी का यही उद्देश्य है कि हम लोग आपको टॉप पढ़ाएंगे और टॉपर बनाएंगे। ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ऐसे कीजिए, टॉप बनाएंगे या टॉप पढ़ाएंगे, टॉपर बनाएंगे, या और कैसे कह सकते हैं, जैसे आप चाहे। हम लोग कोई एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं है, हम अपनी मेहनत पर, हमें अपना पूरा घमंड है, क्योंकि मेहनत ऐसी मेहनत करने वाले हम लोग जिससे हम मेहनत पे अपना डिपेंड है। और मेहनत हमेशा ऐसा होता है कि मेहनत जो करता है वो हमेशा सफल होता है। तो हम लोग अपनी मेहनत पर बहुत नाज है, तो हम लोग अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं। कोई भी कुछ भी कहे, हमारे आप यूट्यूब चैनल से जुड़िए और बेहतरीन पढ़ाई ये हम आपका जिम्मा लेते हैं। एक बार टॉप एकेडमी की टीम पर आप विश्वास कीजिए, मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, मैं आपको एक हिम्मत दिलाता हूँ, मैं आपको पास करने के लिए हमारी पूरी टीम, हमारे अरशद सर बायो के, हमारे बायो के अरशद सर और हमारे फिजिक्स के अशरफ सर, उनकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर दिव्य रूप से क्रम से आ रही है। आप केवल अपना बताइए किस तरह में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज पर, सारी जगह हमारे लिंक भेजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको वो पूछिए हमसे, विद इन सेकंड आप उसका उत्तर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।